इनमें से कौन सी हरित गैस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 23 तक हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन करते हैं। इनमें कौन सी हरित गैस नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सारी की सारी हरित गैस जलवायु परिवर्तन के अंतर सरकारी पैनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC द्वारा चुनित 6 प्रमुख हरित गैसों में CH4 CFC N2 शामिल है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड H2O ग्रीन हाउस गैस में वर्षा का उत्तरदायी गैस है। ओके, मतलब इसमें 6 प्रमुख में CFC है, CH4 है और N2O। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें यूज़ की जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हम वर्षा के प्रमुख उत्तरदायी गैस है। छत्तीसगढ़ लोकसभा आयोग में सी इसका आंसर सही होना चाहिए। अच्छा, संभवतः उसने ग्रीन हाउस गैसों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शामिल गैसों का अर्थ किया है। ग्रीन हाउस गैसों में प्रत्यक्ष शामिल गैसों में निम्न में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और क्या में CH2 SF6 NF3 आदि है, जबकि अप्रत्यक्ष रूप से शामिल गैसों में, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिंक, इसको हम लोग एक तरीके से मतलब यूज़ करना पड़ेगा हम लोगों को। ये यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है इसकी। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड सब देखिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, तो इसमें तो आंसर इन्होंने नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी के वातावरण में विद्यमान हरित गृह गैसें एक ऐसे आवरण की तरह व्यवहार करती हैं जिसमें से सूर्य से आने वाले लघु तरंग विकिरण तो प्रवाहित हो सकती है, परंतु पृथ्वी से वापस जाने वाली तीव्र तरंग विकिरण एक से पार नहीं कर पाती। परिणामस्वरूप पृथ्वी के वातावरण का तापमान हो जाता है। इस प्रक्रिया को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि से हरित गृह प्रभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, परंतु हरित गृह प्रभाव से कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में किसी सार्थक वृद्धि का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ था। एक गलत है। जलवाष्प, ये सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। ठीक है, पूर्णतः अवशोषित करती है। यही सारे ऑप्शन देखने के लिए होते हैं कि क्या कह रहा है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय, पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पहुँचती है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। किसके रूप में पहुँचती है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकिरित होती है। इसे लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो अवशोषित कर लेती है। सीधी इस बात आती है कि चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है और अवरक्त विकिरणों के रूप में वापस जाती है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इस बार इसको पढ़ देते हैं ताकि आपको अंदर जो है क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापमान का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक है। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, क्या है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्रों, पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर लिया जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस के विपरीत मतलब फायदे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधे के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपने ऊर्जा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पृथ्वी में वृद्धि व विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाए जाने वाले ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है।
क्योंकि वायुमंडल में इसकी सहायता अन्य ग्रीन हाउसेज की तुलना में अधिक है। कहता है कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में CO2 की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है। वैश्विक ऊष्मन अभी इस तरह के ग्राफ जो दे रखा है इसको आप अभी नहीं यूज़ कर सकते, इसको हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वातावरण में 1959 से लेकर 2001 के बीच में CO2 की सांद्रता में वृद्धि वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की कुल मात्रा जहाँ 315 ppm थी, ठीक है, अब इस समय हम लोग देखेंगे कि कितनी हो गई 950 ppm। पृथ्वी का तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग के कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता का लगभग 278 ppm थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जलमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियाँ जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से संतुलन बिगड़ गया है। कहते हैं कि मीथेन गैस को मार्स भी कहते हैं, जिसका स्रोत बायो गैस है। दिवाली करने वाले पशु, ये सारी चीज़ें आती हैं। मीथेन, यहाँ से आप देखिए, मीथेन जल के अणुओं से खिलकर निम्न ताप तथा उच्च ताप पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जल जाती है। मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसी पिघलने पर पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। प्राकृतिक एवं के बाद में है जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैसें, प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षरण है। तो सारी चीज़ें जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें, जल प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार विकल्प डी सही है। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है। तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय और प्रदूषण सभी की वजह से होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अपक्षय जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण। इनमें से कौन सी एक धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो सभी जानते हैं क्या करती है, वो पौधों के लिए जो है ऑक्सीजन का काम करती है और हमारे लिए भी इतनी जीवनदायी गैस है, क्योंकि जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तभी वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे, जब वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे। इनमें से कौन सा एक कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, अच्छा, इसको कहते हैं कार्बन निषेचन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि का विकास संभव होता था। विकल्प ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन का सर्वोच्च उदाहरण। इसलिए हम लोगों को जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पता चली जो पढ़ने वाली बात है, इसको आप इसी तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको मार्क कर दीजिए कि हमेशा आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सी जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं, तो कौन कौन से हैं। जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रचलन, जीवाश्म ईंधन का बिल्कुल सही बात है। तेल 40 चालितों की संख्या विस्फोटन, ये बिल्कुल सही बात है। सौर विद्युत में वृद्धि, सौर विद्युत में वृद्धि जो जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है, जबकि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये हो जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अत्यधिक वनोन्मूलन, ये भी सही। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारण हैं, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी लाने वाले कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेज से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन सौरद्योतक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपस्थित में से कौन सी गैस निर्मुक्त होती है। तो चारों के चारों है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा है, पर फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है। तो कार्बन डाइऑक्साइड सीधी सी बात है, सभी जानते हैं। वैश्विक ऊष्मीय सदन के लिए तो कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। फिर है भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती सांद्रता के कारण बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के निम्नलिखित में से
इसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता कितनी मानी गई? तो 0.03% तक मानी गई है। ठीक है, इसमें दे रखा विश्व मानव संगठन WMO के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm थी, जिसे वायुमंडलीय समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता है। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक CO2 सांद्रता लगभग 415 ppm से अधिक जुड़ी हुई है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। निम्नलिखित विचार कीजिए, ग्रीन हाउस गैस इसके स्रोत क्या क्या हैं? तो चारों में धान का खेत है। तो कुछ ऐसी जगह जहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि किसी भी तरीके से जो उर्वरक मतलब जो प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि फूल पत्ती, ठीक है, ये जहाँ पे सड़ने गलने लगती है वहाँ पर ही मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो देखो, धान के खेत हैं, पालतू पशु हो गए, कोयले की खनन हो गई और आर्द्र भूमियाँ हो गई, ये चारों की चारों इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशुओं वातावरण में मीथेन उत्सर्जन से मानवीय स्रोत है, जबकि आर्द्र भूमि, द्वीप की बाम्बी, समुद्र हाइड्रेटेड मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। वैश्विक स्रोतों से वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो आगे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, मतलब जो आगे पूरा चैप्टर जैसा दे रखा होता है, मैक्सिमम सारे क्वेश्चन वहीं से बने होते हैं। तो आगे से हम लोग एक काम ये करेंगे कि हम लोग पहले पूरा वो पढ़ लिया करेंगे, उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो समुद्र हाइड्रेटेड मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। निम्न में से किससे निकलती मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? तो ए और बी दोनों से। केवल धान के खेत से? केवल वाला क्वेश्चन तो आप वैसे ही जानते, चाहे यूपीसीए का हो और चाहे यूपीपीसीएस का हो। केवल तो ऑप्शन मतलब मैक्स टू मैक्स 90% यही होता है कि वो गलत ही होता है। फिलहाल इसमें दोनों ऑप्शन है, धान का खेत और दीमक की बावी। गैस, जो धान के खेत, तो भाई सीधी सी बात है, मीथेन गैस हो गई धान के खेत में मीथेन। ठीक है, जुगाली करने वालों में भी मीथेन निकलती है। ये सब वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई। इनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, समुद्र के पादप का संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। तो केवल दूसरा सही है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें नहीं बचती। क्यों नहीं बचती? क्योंकि समुद्र और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। हम लोग अभी ऊपर पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। मानवीय गतिविधियों की तरह उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादप या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। फिर आता है मीथेन हाइड्रेटेड निक्षेप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2, 3 तीनों सही है। पढ़ते हैं, देखेंगे क्या होता है। भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेटेड क्या मतलब क्या होता है कि भूमंडलीय मतलब वैश्विक तापन की वजह से इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा में तथा विशाल अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था। ठीक है, वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद में कार्बन ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या लिखा है। मीथेन जल के अणुओं से गिरकर निम्न ताप एवं उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है। ये हम लोग पढ़े हैं अभी कि मीथेन जल के अणुओं से घिरकर, मतलब जब जल के अणु सारे उसमें घिर जाते हैं तो क्या होता है, वो निम्न ताप और उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जो मीथेन हाइड्रेटेड में परिवर्तित हो जाती है। यह आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, टुंड्रा सहित एवं आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतरों के तलहट निक्षेपों, अंतः स्थलीय गहरे सागरीय निकायों तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेप के रूप में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेटेड के निक्षेप के पिघलने का खतरा रहता है। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभाव में और तेजी से वृद्धि होती है। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय लगभग 12 वर्ष ही विद्यमान रहती है। ठीक है, तुलनात्मक रूप से मीथेन जो है वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय लगभग 12 वर्ष विद्यमान रहती है और ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। इस तरह तीनों ही विकल्प, मतलब हाइड्रेटेड का मतलब आप सीधी सी बात ये समझ लो कि जल से जब मीथेन गैस जो होती है, मीथेन जल के अणु जब घिर जाती है तो वो बर्फ़ बन जाती है। ठीक है, बर्फ़ बनने के बाद में क्या होती है, जहाँ पे अंटार्कटिका है, आर्कटिक क्षेत्र में, वहाँ पे बर्फ़ के नीचे ये एकत्र रहती है। फिर धीरे धीरे तापन की वजह से उसको जब वो पिघलने लगती है तो वही जो है वो मीथेन हाइड्रेटेड बन जाती है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए
कारण को तय ठहराया जा सकता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते तब कष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। सीधी सी बात, चावल की खेत होती है, वहाँ से धान की खेत से तुम्हें पता मीथेन निकलती है, और जब वहाँ पे उर्वरक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस के लिए उत्तर। चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियों में मीथेन के उत्सर्जन का कारक है, तथा जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तब कष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। अर्थात दोनों ही प्रश्न सही हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, उसके आगे हम लोग आगे फिर फर्दर शुरू करेंगे, और अब चैप्टर से पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखें, टाइम लगता है चीज़ों को। बाकी ऑल द बेस्ट। इतना भरोसा आप मुझे पर कर सकते हैं कि मैं करवा सब दूँगी। दैट्स इट।